हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा प्लीज़ एक बार वो वीडियोस देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। तो इसमें हम जो हमारे बाकी जो सेक्शंस रह गए थे हम उनको कवर करेंगे। सेक्शन हमने स्टार्ट करते हैं 139 से। सेक्शन 139 क्या बोलता है? प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर। वो कहता है कि इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड दैट होल्डर ऑफ ए चेक रिसीव्ड द चेक ऑफ द नेचर रेफर्ड टू इन सेक्शन 138 फॉर द डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटी। देखिए, हमने सेक्शन 138 में देखा था कि अगर कोई चेक डिसऑनर हो जाता है ड्यू टू दी इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स की कमी के कारण कोई चेक अगर डिसऑनर हो जाता है, बाउंस हो जाता है, तो उसमें सेक्शन 138 की बाकी अगर प्रोविजंस फुलफिल हैं तो वहाँ पर बंदा लायबल होगा। तो दैट पर्सन वुड बी लायबल अंडर सेक्शन 138। उसमें एक कंडीशन थी कि वो जो चेक इश्यू किया था उस पर्सन ने दूसरे पर्सन को, वो चेक किस पर्पस के लिए होना चाहिए? कह रहा वो लीगली इन्फोर्सेबल डेट होना चाहिए, लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए। ठीक है, किस पर्पस के लिए? किसी डेट या किसी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। ठीक है, मतलब क्या? मतलब ये सपोज करो एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ए ने बी को चेक दिया। ठीक है, ए ने बी को चेक दिया। अब जो बी है, बी ने वो चेक अपने अकाउंट में लगाया और चेक डिसऑनर हो गया, तो क्या बी ए के ऊपर 138 का मुकदमा दाखिल कर सकता है? तो सवाल ये है कि देखना पड़ेगा कि जो ए ने बी को चेक दिया था वो किस पर्पस के लिए दिया था। क्या वो डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी दिया था या डिस्चार्ज ऑफ कोई डेट दिया था? कह रहा अगर हाँ वो उस पर्पस के लिए दिया था तो 138 का मुकदमा दाखिल किया जा सकता है। तो कह रहा है ये प्रिज्यूम करेंगे, कह रहा है ये प्रिजम्पशन है। जब कोई पर्सन एक चेक लगाता है, बाउंस हो जाता है, उसके बाद अगर वो उस चेक के बेसिस पे 138 का मुकदमा दाखिल करता है तो ये प्रिजम्पशन है। क्या प्रिजम्पशन है? कि हम ये मान के चलेंगे कि ए ने बी को चेक अपनी लाइबिलिटी या किसी डेट को डिस्चार्ज करने के लिए दिया था। ठीक है, हमने एविडेंस एक्ट में हमने पढ़ा है 3 तरह की प्रिजम्पशन है। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कॉन्क्लूसिव प्रूफ। तो शैल प्रिज्यूम में क्या है? अगर कोई भी चेक आता है कोर्ट के पास, बाउंस हुआ था जो कि बी को मिला था, उसने मुकदमा दाखिल किया 138 का कोर्ट में, तो ये मान के चलेंगे कि वो जो चेक उसको ए से अपने डेट या लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए ही मिला था। ये प्रिजम्पशन है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन भी नहीं है क्योंकि वर्ड शैल यूज़ किया गया है। बट लेकिन कोई भी प्रिजम्पशन है, जैसे प्रिजम्पशन है शैल की, ये भी रिवर्टेबल है। अगर ए ये कह देता है कि वो जो चेक था वो चेक तो मैंने डिस्चार्ज ऑफ डेट या लाइबिलिटी के लिए नहीं दिया था, बल्कि वो तो हमारे बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुई थी, उस ट्रांजैक्शन के लिए मैंने उसको क्या करा था, वो चेक दिया था। या मान लो वो चेक मैंने उसको वैसे ही दिया था, चैरिटी पर्पज़ के लिए दिया था कि वो उसने मेरे से कुछ पैसे मांगने थे, चैरिटी मांगने आया तो मैंने उसको वो चेक दे दिया। उसको बोला कि मैंने अभी मत लगा ना, 1 महीने बाद मेरे अकाउंट में पैसा आएगा तब लगा देना, और उसने अभी लगा दिया। मैंने चैरिटी के लिए दिया था वो पैसा, तो उसको कोई डेट या लाइबिलिटी तो मेरी उसकी तरफ थी ही नहीं। तो इस सिनेरियो में क्या है, वो अपनी लाइबिलिटी को जो 138 है उससे बच के निकल के आ सकता है ए। बट लेकिन उसको प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि ये रिबटेबल है। अगर वो ऐसा साबित कर देता है तो उसके ऊपर 138 का मुकदमा नहीं चलेगा। बट अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, अगर ऐसा ए नहीं कर पाता है, तो जो बी है वो उसके फेवर में प्रिजम्पशन चलेगी और ए को प्रूव करना पड़ेगा कि ये डेट या लाइबिलिटी के लिए नहीं था। तो ये है जी, सिंपल से अगर कंक्लूड करूँ इसको तो 139 में क्या है कि कोई भी चेक एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को दिया और वो चेक बाउंस हो गया, उसने उसके ऊपर 138 का मुकदमा दाखिल कर दिया, तो ये मान के चलेंगे कि वो जो चेक है वो ए ने बी को अपनी कोई लाइबिलिटी या डेट डिस्चार्ज करने के लिए दिया था। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है?
ए के ऊपर है जिसने चेक दिया था, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि जो चेक डेट या लाइबिलिटी के लिए नहीं था, तब वो बच सकता है 138 के मुकदमे से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सेक्शन 140। सेक्शन 140 कहता है, कह रहा डिफेंस विच मे नॉट बी अलाउड इन एनी प्रोसिक्यूशन अंडर 138। कह रहा कोई मुकदमा दाखिल हुआ 138 का, तो कह रहा उसमें कह रहा ये डिफेंस नहीं ले सकता। वही एग्जांपल लेके चलते हैं, ए ने बी को चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, बी ने 138 का मुकदमा दाखिल किया। कह रहा ए के पास ये डिफेंस नहीं है, वो ये नहीं कह सकता कोर्ट में कि देखिए कोर्ट साहब, जज साहब, ये जो मैंने चेक दिया था ना उस टाइम पे मेरे को ऐसा बिल्कुल भी, वर्ड यूज़ किया रीज़न टू बिलीव, मेरे बिल्कुल भी ऐसा कोई रीज़न टू बिलीव नहीं था कि जो मैंने इसको चेक दिया था कि वो जब भी अपने अकाउंट में चेक लगाएगा या इसको इनकैश करने जाएगा तो वो चेक बाउंस हो जाएगा। मैंने इसको गुड इंटेंशन से दिया था कि वो चेक लगाएगा और वो चेक पास हो जाएगा। मेरे बिल्कुल भी ऐसे कोई मन में ऐसा कोई विश्वास नहीं था, ऐसे कोई मुझे डाउट नहीं था, कोई सफिशिएंट कॉज नहीं था मेरे को बिलीव करने के लिए कि जब वो चेक लगाएगा तो बाउंस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बिल्कुल उसने चेक, मैंने उसको चेक दिया था और वो पास होने के लिए ही दिया था, बट वो डिसऑनर हो गया। तो कह रहा अगर ऐसा कुछ कहता है ए, तो कह रहा उसका लिए ये वैलिड डिफेंस नहीं माना जाएगा। नहीं तो क्या होगा, हर कोई यही कह देगा कि जी मैंने तो, मेरे पास सफिशिएंट कॉज टू बिलीव मुझे नहीं था कि जब मैंने चेक दिया था तो मुझे कोई ऐसा विश्वास नहीं था कि जब वो चेक लगाएगा तो वो बाउंस हो जाएगा। ऐसा तो हर कोई डिफेंस ले लेगा। यहाँ पर क्या है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। यहाँ पर देखिए, मैंने, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है, मैंने वहाँ पर आपको बताया था जो पर्सन है बी, वो उस पेपर 138 का जो केस है, ये क्रिमिनल केस है, ये भी फाइल कर सकता है। इसके अलावा 420 का भी क्रिमिनल केस फाइल कर सकता है। लेकिन देखिए, कोई भी, अगर हमने पता है हमारे को जो क्राइम होता है उसमें बेसिक 2 एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं 2 एलिमेंट्स? मेंस रिया एंड एक्टस रियस। तो 420 आईपीसी में आपको दोनों एलिमेंट्स फुलफिल करने पड़ते हैं, एक्टस रिया और मेंस रिया भी। मेंस रिया वहाँ पर क्या है 420 में, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली उनको क्या करता है, डिसऑनेस्टली उसको, फ्रॉडुलेंटली उसको इंड्यूस कर सकता है, करता है प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए, वो उसको प्रूव करना पड़ेगा मेंस रिया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है मेंस रिया एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर मेंस रिया, देखिए मैं आपको थोड़ी वैसे नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जो वर्ड मेंस रिया है वो हमारे आईपीसी में डिफाइंड नहीं है। उसकी अलग अलग शेड्स हैं जो कि हमारे इंडियन पिनल कोड में ली गई हैं। डायरेक्टली मेंस रिया पूरे आईपीसी में कहीं यूज़ नहीं है, लेकिन उसके अलग अलग जो रूप हैं, कौन कौन से रूप हैं मेंस रिया के? मेंस रिया बेसिकली है क्या, एक गिल्टी माइंड है। जो गिल्टी माइंड है वो कैसे हो सकता है, अलग अलग रूप हैं उसके गिल्टी माइंड के। कैसे? इंटेंशन है, उसकी इंटेंशन है, कोई गलत इंटेंशन है, उसको नॉलेज है। इंटेंशन हम देखते हैं, इंटेंशन, नॉलेज, नेग्लिजेंस, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, मैलिग्नेंटली। तो ये अलग अलग शेड्स हैं एक माइंड की। तो ये सारी शेड्स फॉर्म करती हैं मेंस रिया को अलग अलग ऑफेंस के हिसाब से। तो एक रीज़न टू बिलीव भी, रीज़न टू बिलीव वो भी एक शेड है मेंस रिया की। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो मेंस रिया की शेड को दर्शा रहा है सेक्शन 140, वो है रीज़न टू बिलीव। तो कह रहा है यहाँ पर रीज़न टू बिलीव उसको नहीं था कि चेक बाउंस हो जाएगा जब उसने दिया, तो कह रहा है उसके लिए वो डिफेंस नहीं है। तो कह रहा है उसका मेंस रिया क्या था, कि था या नहीं था, कह रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसके लिए कोई वैलिड डिफेंस नहीं है। ठीक है जी। सेक्शन 141 ऑफेंसेस बाय कंपनी। देखिए, पर्सन 2 तरह से हो सकते हैं, नेचुरल और ज्यूरिस्टिक। नेचुरल पर्सन जैसे हम हैं, ह्यूमन बींग्स। ज्यूरिस्टिक पर्सन है जैसे कंपनीज हैं, कंपनी है। तो एक कंपनी भी एक ज्यूरिस्टिक पर्सन होती है, वो भी एक पर्सन का ही होती है। वो अब हमने पढ़ा है, अगर आपने भी पढ़ा होगा अपनी, जब आपने लॉ करी होगी कंपनी लॉ में, कि जो एक कंपनी है वो उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है। वो खुद एक एज ए पर्सन की तरह होती है। वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, एक्ट कर सकती है, स्यू कर सकती है, उसको भी हम स्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है अगर कोई कंपनी है
वहाँ पर जैसे हमने पिछले एग्जांपल में लिया था, ए ने बी को चेक दिया। मान लीजिए एक कंपनी है XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी है, जिसने क्या किया, एक चेक इशू किया बी को और वो चेक बाउंस हो जाता है। तो कह रहे हैं बिल्कुल वो जो कंपनी है उस कंपनी के ऊपर भी हम 138 का मुकदमा दाखिल कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम केस फाइल कर सकते हैं 138 का, अगर वो चेक बाउंस हो जाता है। अगर आपको ध्यान में हो, देखो अगर कोई इंडिविजुअल चेक काटता है तो उसके नाम से चेक होता है। अगर ए ने बी को चेक दिया तो आप देखो कभी भी चेक्स आपने देखे हों तो चेक के नीचे नाम लिखा होता है। तो वहाँ पर क्या होगा, अगर कंपनी केस में क्या होगा, कंपनी का अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट्स होते हैं कंपनीज के, उनके थ्रू वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो जो कंपनी का होगा, मान लो XYZ कंपनी चेक इशू किया था बी को, बाउंस हो गया, 138 का मुकदमा दाखिल हो गया कंपनी के अगेंस्ट। तो कंपनी के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, 138 का केस फाइल हो सकता है। ये कौन सा सेक्शन बोलता है, सेक्शन 141 बोलता है। पर देखिए इसमें एक चीज़ है, जो कंपनी है वो कोई नेचुरल पर्सन तो है नहीं, वो एक ज्यूरिसडिक्शन पर्सन है, उसके कोई हाथ पैर आँख कान तो है नहीं। तो काम कैसे करती है, काम तो एक्चुअली में वो जो पर्सन्स होते हैं, उसके डायरेक्टर्स होते हैं, उसका स्टाफ होता है, उसके थ्रू ही काम करती है कंपनी। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, कई बार कह रहे कॉरपोरेट वेल होता है, जो कह रहे जो पर्दा उठाना ज़रूरी है, नहीं तो क्या है ऐसे ऑफेंसेस करते रहेगी कंपनी 138 की, और कंपनी को क्या है, अब जेल तो भेज नहीं सकते कंपनी को, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है फ़ाइन लगा सकते हैं। सेक्शन 138 में पढ़ा था हमने, फ़ाइन लगा सकते हैं डबल द अमाउंट ऑफ चेक, या 2 साल की सज़ा दे सकते हैं, या फिर दोनों सज़ा इकट्ठी भी दे सकते हैं। लेकिन कंपनी को कैसे देंगे, कंपनी के ऊपर तो हम सिर्फ फ़ाइन ही लगा सकते हैं, जेल तो नहीं भेज सकते। लेकिन कई बार ज़रूरी हो जाती है इम्प्रिजनमेंट भी, टू एक्ट एज एन डेटरेंट पनिशमेंट, बट कंपनी को तो हम जेल में नहीं डाल सकते। तो इसलिए कई बार ऐसा ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि कौन है जो उस कंपनी के पीछे एक्चुअली में काम कर रहा है। दो कंपनी अपने आप में एक पर्सन है, बट लेकिन उसके कोई हमारे जैसे नेचुरल तो है नहीं, कोई हाथ कान नाक तो है नहीं, आँखें, तो कोई ना कोई तो है ना पीछे काम कर रहा है, उसका स्टाफ है कंपनी में, उसके डायरेक्टर्स हैं, उसके CEO हैं, मैनेजर्स हैं, सारा स्टाफ है। तो हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअली वो पर्सन है कौन जो काम कर रहा है उसके लिए, उसका इंचार्ज कौन है, उसके कंडक्ट के लिए, बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कह रहा वो जानना जरूरी होता है कई बार। तो कह रहा जो हमें सेक्शन ये 141 है, ये हमें दो तरह से हमें पावर दे रहा है पनिश करने की, दोनों को। किसको, पहला कंपनी को भी हम 138 में कर सकते हैं, साथ के साथ कंपनी के साथ के साथ हम उस पर्सन को भी 138 के अंदर, बेशक चेक उस पर्सन ने इशू नहीं किया था, बेशक जो चेक था वो कंपनी के नाम का था, कंपनी के नाम का चेक बी को दिया गया था, वो बाउंस हुआ था बेशक, लेकिन उसके बावजूद हम कंपनी के साथ साथ उस पर्सन को भी 138 के अंदर हम पनिश कर सकते हैं, फ़ाइन लगा सकते हैं, जो कि उस कंपनी का इंचार्ज था और रिस्पॉन्सिबल था फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी, नंबर 1। दूसरा, बट कह रहा ऐसा तो नहीं है कि भी ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है या इंचार्ज है वो हमेशा, हो सकता है कोई और पर्सन एक्ट कर रहा हो उसके बिहाफ पे। मान लो एक कंपनी है, कंपनी बनाई, उसके जो डायरेक्टर्स हैं, उसका मान लो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसको तो नहीं पता डे टू डे अफेयर्स क्या हो रहे हैं। मान लीजिए नीचे कोई है मैनेजर है जो सारे अफेयर्स देख रहा है, अकाउंटिंग अफेयर्स देख रहा है, अब उसको मैनेजिंग डायरेक्टर को नहीं पता, डायरेक्टर को नहीं पता क्या हो रहा है। तो इस सिनेरियो में तो कह रहा उसकी अगर नॉलेज में नहीं था, या फिर कह रहा उसकी नॉलेज में बेशक था लेकिन उसने पूरे ड्यू डिलिजेंस स्टेप लिए, उसके बावजूद भी उसको वो प्रिवेंट नहीं कर पाया, तो कह रहा इन दो सिनेरियोज़ में उसकी जो लायबिलिटी है उसको हम नहीं लायबल ठहराएंगे 138 के लिए। उस केस में सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही लायबल होगी 138 की जो ऑफेंस है उसके लिए। इसके साथ साथ कह रहा कुछ कंपनीज होती हैं जहाँ पर कुछ डायरेक्टर्स नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। यूजुअली ये सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं आपके, जैसे IAS होते हैं, कुछ कंपनीज़ में डायरेक्टर्स की पोजीशंस होल्ड करते हैं, या इसके अलावा भी कुछ नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं।
क्योंकि उनका जो कंट्रोल होता है वो उसके पास होता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ अपना कंट्रोल रखने के लिए वहाँ पर क्या कर देते हैं, अपने कुछ 1 या 2 अपने डायरेक्टर्स नॉमिनेट कर देते हैं। इसके थोड़ा अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो कंपनी लॉ में पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर हम जस्ट एक पासिंग रेफरेंस देख रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है, जहाँ पर एक कंपनी, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई डायरेक्टर नॉमिनेट किया गया है, चूँकि वो नॉमिनेट किया गया सिर्फ देखने के लिए कि कंपनी सही से रन हो रही है नहीं हो रही है, वो डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं है, इज़ नॉट द डायरेक्टली इन चार्ज ऑफ द फर्म ऑफ द कंपनी। सो इन दिस केस क्या होगा, वो भी लायबल नहीं होगा 138 में, सिर्फ कंपनी ही लायबल होगी। ठीक है जी। इसके अलावा जो 141 है बेसिकली वो दायरा बढ़ा रहा है 138 के ऑफेंसेस में आप किस किस को पनिशमेंट कर सकते हो। हमने देखा कंपनी तो कर ही सकते हैं क्योंकि कंपनी जुरिस्डिक्शन पर्सन है, अपनी स्टैंड अलोन कैपेसिटी में उसको कर सकते हैं। साथ में उस पर्सन को भी कर सकते हैं जिसने जो कि रिस्पॉन्सिबल है कंडक्ट के लिए और इंचार्ज है उसका, प्रोवाइडेड वो नॉमिनेटेड ना हो या फिर उसको नॉलेज नहीं थी या उसने पूरा ड्यू डिलिजेंस लिया हो, उस केस में नहीं। ठीक है। इसके अलावा वो कहता है कोई, देखिए अगर आप पढ़ेंगे सब सेक्शन जो इसका है 141 का जो सब सेक्शन 2 है, वहाँ पर उन्होंने कुछ वर्ड यूज़ किया गया है। कह रहा कोई बंदे ने कोई काम किया है उनकी कंसेंट से या उसकी कॉन्निवेंस से या उसके नेग्लिजेंस की वजह से, ठीक है, किसके, डायरेक्टर के, मैनेजर के, सेक्रेटरी के और अदर ऑफिसर के। देखिए जो वर्ड अदर ऑफिसर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा अदर ऑफिसर में कोई भी पर्सन हो सकता है उस कंपनी का स्टाफ जो कि क्या कर रहा है, जिसने ये ऑफेंस किया है। मतलब वो जो पर्सन था, बेशक वो डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी तो था ही था, उसके अलावा भी कोई भी और भी अदर ऑफिसर अदर देन दिस डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, ठीक है, उसकी कंडक्ट के वजह से, उसके नेग्लिजेंस की वजह से, उसकी कंसेंट की वजह से, उसके कॉन्निवेंस की वजह से क्या हुआ, वो कंपनी के द्वारा वो चेक बाउंस हुआ, वो ऑफेंस किया गया। तो कह रहा कंपनी तो है ही है, कह रहा वो जो अदर ऑफिसर था ना जिसके कंसेंट से हुआ, कह रहा उसको भी हम जिम्मेवार ठहरा सकते हैं। तो देखिए जो ऑफेंसेस बाय कंपनी के केस में कितना बड़ा दायरा कर देता है, मतलब लेजिस्लेचर ने किस इंटेंशन से बनाया हुआ है सेक्शन, कोई भी बच के ना निकल सके ऑफेंसेस से। क्योंकि जो 138 के जो आप किसी को चेक इशू करते हैं, हमारी जो इकॉनमी है वो सारी जो हमारी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं मोस्टली चेक से होती हैं, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स। तो इससे क्या, अगर ऐसी चेक बाउंस होते रहे तो एक जो बिज़नेस का जो सेंटीमेंट होता है वो हैम्पर होगा, और उससे अगर वो हैम्पर होगा तो हमारी इकॉनमी हैम्पर होगी, और हमारी इकॉनमी हैम्पर होगी तो हमारा पूरा देश हैम्पर होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक म्यूचुअल ट्रस्ट बना रहे चेक्स के ट्रांजैक्शन में। तो कंपनीज़ के द्वारा कोई भी अगर ऐसा ऑफेंस होता है तो उसमें उसका दायरा बहुत बड़ा कर दिया है लेजिस्लेचर ने, ताकि हर बंदा जो कि जिम्मेवार उसको ठहरा, जिम्मेवार व्यक्ति को उसके लिए उसकी जिम्मेदारी बांधी जा सके और सेक्शन 138 में उसको लायबल बनाया जा सके। तो ये था जी 141। 142 हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी हमारे प्रीवियस टॉपिक्स में। नेक्स्ट हम आते हैं 143 पे। 143 बात करता है जी पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई दी केसेस समरली। देखिए जी इसका अगर हम 143 सब सेक्शन 3 देखते हैं पहले, कह रहा है जो भी ये 138 के ऑफेंसेस चलेगा, ऑफेंस को हम इसका ट्रायल चलेगा, ये जल्दी से जल्दी करना है और 6 महीने में एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, विद इन 6 मंथ फ्रॉम दी, देखिए वर्ड इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम दी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। जब आपका ट्रायल स्टार्ट हुआ उस दिन से नहीं, कह रहा जिस दिन आपकी कंप्लेंट आ गई ना उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये कंप्लीट करना है, पूरा ट्रायल 138 का जो ऑफेंस है उसका कंप्लीट करना है। और कोई भी इसमें अर्जेंटमेंट जो सब सेक्शन 2 है कह रहा कोई भी इसमें अर्जेंटमेंट नहीं करनी, डे टू डे बेसिस पे करना है, अनटिल अनलेस कोर्ट को लगता है बहुत ज़रूरी है, रीजंस रिकॉर्ड करके फिर अर्जेंटमेंट होएगी। ठीक है जी। अब बात है कि जल्दी हमने चलाना है तो हमारा जो ट्रायल प्रोसीजर है वो छोटा होना चाहिए। देखिए सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है नोट विद स्टैंडिंग, सब सेक्शन 1 में कह रहा है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो कह रहा है उसको ओवरराइड कर रहा है एक तरह से ये। तो वहाँ पर हमारे पास देखते हैं अगर ट्रायल के सेशन ट्रायल्स होते हैं, उधर मैजिस्ट्रेट्स के ट्रायल होते हैं,
वारंट ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट होता है, अपना कंप्लेंट का होता है, समन होता है, समरी ट्रायल होता है। तो उनके अलग अलग प्रोसीजर लेट डाउन किए गए हैं। तो जैसे सबसे बड़ा जो ट्रायल होता है सेशन ट्रायल होता है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस बहुत हाई होती है। तो चूँकि हमने इसको जल्दी ट्रायल को ख़त्म करना है, तो जो ट्रायल प्रोसीजर थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो जो समरी ट्रायल का बताया हुआ है कि इसमें हम उसको समरी ट्रायल करेंगे, और 260 से लेके 265 की प्रोविजंस हैं, उनके अकॉर्डिंगली गवर्न होएगा ये ट्रायल। बट लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि समरी ट्रायल लिख दे तो समरी ट्रायल ही होगा, ठीक है। उसको अगर उसको लगता है समरी ट्रायल के अलावा भी कोई और ट्रायल करना चाहिए 2 सिचुएशंस में, अगर नेचर ऑफ द केस अगर ऐसा लगता है, या फिर उसको लगता है कि 1 साल से ज़्यादा की सज़ा देनी चाहिए, तो उस केस में क्या है, वो अदर देन समरी ट्रायल भी चला सकता है। देखिए इसकी प्रोवाइज़ो है, जो इसकी सबसेक्शन 1 की जो प्रोवाइज़ो 1 है, वो क्या कहती है कि जो पहली बात तो समरी ट्रायल चलाएगा। जनरल प्रोसीजर तो यही, जनरल रूल तो ये है कि समरी ट्रायल चलाएगा, जल्दी से जल्दी चलाएगा और उसको निपटाएगा केस को 6 महीने के अंदर अंदर समरी ट्रायल चला के। लेकिन अगर आपको पता है CRPC में लिखा हुआ समरी ट्रायल की कितनी सज़ा है, 3 महीने तक दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसको 1 साल तक भी दे सकते हैं और 5,000 रुपये तक का फ़ाइन, ठीक है। लेकिन इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर आप ध्यान से इसको देखें सबसेक्शन 1 में, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं लाइन पढ़ना शुरू करता हूँ, उसके बाद वो बताऊँगा वर्ड कहाँ आ रहा है। सबसेक्शन 1 में लाइन आपकी, एंड दी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 260 to 265 बोथ इंक्लूसिव ऑफ द सैड कोड शैल एज फार एज मे बी, इसको अंडरलाइन कर लो, एज फार एज मे बी अप्लाई टू सच ट्रायल। कह रहा बेशक समरी ट्रायल चलेगा और 262 से लेकर 265 की प्रोविजन लगेंगी, बट वो उसके ऊपर मतलब कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, कोई बाउंडनेस नहीं है कोर्ट के ऊपर कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट चलाएगा उसके ऊपर बाउंड नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। क्योंकि वर्ड क्या यूज किया गया, एज फार एज मे बी, ठीक है। तो उसमें जहाँ 3 महीने की सज़ा थी, प्रोवाइजो आप देखिए, फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है, आप सिर्फ 3 महीने की सज़ा दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप उसको 1 साल तक की सज़ा दे सकते हैं और 5,000 रुपये तक का फाइन लगा सकते हैं। बट देखिए अगर आपको अगर आप सेक्शन 138 देखें, वहाँ पर क्या लिखा है, 2 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। खैर अगर आपने समरी ट्रायल चलाया, बेशक CRPC में लिखा 3 महीने, आप 1 साल तक की दे सकते हैं सज़ा, ठीक है। लेकिन सेक्शन 138 कहता है आप 2 साल तक की भी दे सकते हो। कह रहा फिर क्या होगा, प्रोवाइजो 2 कहती है कि अगर आपने 1 साल से भी ज़्यादा की सज़ा देनी है ना, तो आप समरी ट्रायल को छोड़ के आप कोई और समन ट्रायल, जैसे समन ट्रायल है तो आप उसको भी चला सकते हो। ये इतनी उसको लैक्सिटी दी गई है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को, कि आपको लगता है कि ये जो है सज़ा 1 साल से भी ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि आप 2 साल तक की दे सकते हो, 138 बोलता है, तो आप समरी ट्रायल के अलावा दूसरा ट्रायल भी कंडक्ट कर सकते हो, समन ट्रायल, ठीक है। 2 सिचुएशंस में, एक या तो 1 साल से ज़्यादा के हिसाब से सज़ा देना चाहते हो, या फिर दूसरा आपको लगता है कि जो नेचर ऑफ द केस ऐसा है कि जहाँ पर आपको अदर देन समरी ट्रायल चलाना चाहिए, तो वहाँ पर आप दूसरा ट्रायल भी चला सकते हो। और जो ये चीज़ है आप किसी भी स्टेज पे कर सकते हो। जब आप स्टार्ट करना था जब आपने ट्रायल स्टार्ट करना है, तो आप स्टार्टिंग में ही समन ट्रायल चला सकते हो इंस्टेड ऑफ समरी ट्रायल, या फिर समरी ट्रायल चल रहा है उसके बीच में भी अगर आपको लगता है, उसके बाद भी आप उसको दोबारा से क्या कर सकते हो, दूसरा ट्रायल चला सकते हो अदर देन समरी ट्रायल। उसके लिए अपने जो विटनेसेस थे आप उनको रिकॉल भी कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपका 143 था, ठीक है जी। 144 मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। ये तो सिंपल बताता है कि जो समन हमने सर्व करने हैं तो वो कैसे होंगे। तो जो सबसेक्शन 1 है वो बात करता है कि प्लेस एंड मोड की बात करता है, 2 चीज़ों की, प्लेस की और मोड की, कौन सी प्लेस पे होंगे और कौन से मोड से होंगे। तो कह रहा है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल। कह रहा है वहाँ चाहे जो मर्जी लिखा हो, कह रहा है इस चैप्टर के पर्पस के लिए जो मैजिस्ट्रेट है जो इशू कर रहा है समन, ठीक है, किसको, एक्यूज्ड को या विटनेस को, कह रहा है मेड डायरेक्ट कॉपी ऑफ समन टू बी सर्व्ड एट अ प्लेस वेयर सच एक्यूज्ड और विटनेस, जहाँ पर कह रहा है वो ऑर्डिनरी रिजाइड कर रहा है या कैरी ऑन बिजनेस कैरी कर रहा है या पर्सनली वर्क फॉर गेन,
या पर्सनली काम कर रहा है उस कहीं पे जहाँ पर पर्सनली काम कर रहा है या रिजाइड कर रहा है, यहाँ पर जहाँ बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है। कह रहे हैं इन 3 जगह में से कहीं भी विटनेस या एक्यूज्ड के लिए सम्मन हम सर्व करवा सकते हैं। कौन से मोड से? ठीक है, प्लेस हमने देख ली 3 जगह। मोड कहाँ पर? दो तरीके हैं जी, या तो स्पीड पोस्ट से या कोरियर सर्विसेज जो कि अप्रूव की हैं, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा अप्रूव की हुई हैं, उससे, इन 2 तरीकों से। और सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है? सिंपल है, कह रहा है वेयर एन एक्नॉलेजमेंट purporting to be signed by the accused or witness or an endorsement purported to be made by a person authorized by the postal department or the courier services that the accused or the witness refused to take delivery of the summon has been received, the court issuing the summon may declare that the summon has been duly served। देखिए जी, अब आपने कोरियर भेजा या पोस्ट लेके गया बंदा, तो उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो पर्सन रिसीव करेगा या नहीं करेगा। अगर कर लेगा तो सम्मन हमेशा डुप्लीकेट में जाते हैं, हमें पता है, तो दूसरे उस पर जो उसका साइन होंगे वो ला के कोर्ट में जमा कर देगा। लेकिन क्या होगा, अगर वो मना कर देता है तो उसमें जो पर्सन डिलीवर करने गया था वो उस पर अपनी एंडोर्समेंट डाल देगा कि मैंने उसको ऐसे टेंडर किए और उसने लेने से मना कर दी, तो वो एंडोर्समेंट डाल देगा। तो ये 2 चीज़ें हैं, या तो एक्नॉलेजमेंट या फिर एंडोर्समेंट। और उसके बाद क्या है, कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट इशूइंग द सम्मन मे डिक्लेयर दैट सम्मन हैज़ बीन, देखिए मे वर्ड यूज़ किया है। कोर्ट कह देगा हाँ जी ठीक है, हम मान लेते हैं उसको सर्विस हो गई है सम्मन्स की, और प्रोसीड कर देगा। या फिर उसको लगता है कि दोबारा करनी चाहिए तो दोबारा भी इशू कर सकता है, क्योंकि वर्ड शैल नहीं है, मे यूज़ किया है। ठीक है, सेक्शन 145 एविडेंस ऑन एफिडेविट। देखिए जनरल रूल ये है कि क्रिमिनल केसेस में जो आपकी एग्जामिनेशन होती है, चीफ, क्रॉस और री 3 स्टेज होते हैं। कह रहा जो चीफ और क्रॉस चाहे जो मर्जी हो, आपके कोर्ट में ही आपके एविडेंसेस होंगे। लेकिन सिविल में क्या है, हमने पता है ऑर्डर 18 है, रूल 4 है CPC का, जहाँ पर कहता है हम चीफ एफिडेविट पे ले सकते हैं। तो ये 145 वही नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, मतलब ओवरराइड कर रहा है CRPC को। कह रहा है वहाँ चाहे जो मर्जी लिखाओ। कह रहा है यहाँ पर जो हम कंप्लेनेंट है, एक्यूज्ड की बात नहीं हो रही है, कंप्लेनेंट, यहाँ पर जो कंप्लेनेंट है वो अपने जो एविडेंस है वो एफिडेविट पे दे सकता है। ठीक है, और लेकिन ये कोई वो नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर वो चाहे, वर्ड में यूज़ किया ऊपर, अगर वो चाहे कि खुद वो आके अपनी जो चीफ एग्जामिनेशन है कोर्ट में देना चाहता है, तो प्रोसिक्यूशन उसको चीफ एग्जामिनेशन उसकी कर लेगा वहाँ पर कोर्ट में। लेकिन वो चाहता है अगर एफिडेविट भेज देना है तो उसके पास वो दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर एक्यूज्ड को लगता है कि उसको उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाह रहा है उसको उन पॉइंट्स पे, तो वो क्या कर सकता है, कोर्ट में एक एप्लीकेशन देगा और कोर्ट उसको सम्मन करेगा और फिर उसको एक्यूज्ड उसको एग्जामिन कर लेगा। सब सेक्शन 2 यही कह रहा है। जो ये एग्जामिनेशन है ये कोर्ट भी बुला सकता है और प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड भी बुला सकते हैं, दोनों बुला सकते हैं। क्योंकि सब सेक्शन 2 में देखो वर्ड लिखा हुआ है कोर्ट में इफ़ इट थिंक्स फिट एंड शैल, 2 वर्ड यूज़ किया है, मे एंड शैल। अगर कोर्ट की डिस्क्रिशन है वो बुला भी सकता है या ना भी बुलाए। लेकिन अगर एप्लीकेशन आई है वहाँ से, एक्यूज ने एप्लीकेशन दी है, तो उसके लिए वर्ड शैल है, तो उसको कोर्ट को, अगर एक्यूज की तरफ से एप्लीकेशन आई है कि उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता है तो उसको बुलाना ही पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, उसको बुलाना ही पड़ेगा कोर्ट में, और फिर वहाँ पर वो आएगा कंप्लेनेंट और उसकी क्रॉस की जाएगी। सेक्शन 146 बैंक्स स्लीप प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। देखिए ये बोल रहा है सेक्शन, कह रहा है कोर्ट शैल, यहाँ पर भी शैल है, ये भी एक तरह से प्रजम्पशन का ही है आपका। कह रहा है कोर्ट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर ऑन प्रोडक्शन ऑफ बैंक स्लिप और मेमो हैविंग देयर ऑन द ऑफिशियल मार्क denoting that the check has been dishonored presume the fact of dishonor of such check unless and until such fact is disproved। देखिए मैंने बताया आपको इसमें क्या है, प्रजम्पशन है ये भी। जब एक उसने बी ने, एग्जांपल था हमारा ए और बी का, ए ने बी को चेक दिया, बी का चेक, वो जो चेक दिया था बाउंस हो गया था जो बी ने लगाया था। अब जब बी ने बैंक में लगाया था तो बैंक वाले क्या करेंगे, उसको चेक वापस देंगे, भी तरह चेक बाउंस हो गया है। उसके साथ पे अपनी एक ना स्लिप लगा के देते हैं बैंक वाले, उस पर अपनी स्टैंप लगा के देते हैं, साइन करके देते हैं कि चेक बाउंस हो गया, इसमें पैसे नहीं थे अकाउंट के। तो जब वो मुकदमा दाखिल करेगा बी
बी मुकदमा दाखिल करेगा ए के अगेंस्ट 138 का, तो साथ में वो चेक की कॉपी लगाएगा और वो जो स्लिप है उसकी कॉपी लगाएगा। तो ये कह रहा है कि जब वो ऐसी कॉपी लगी हुई आती है, बैंक की तरफ से रिसीट लगी हुई आ रही है जिस पे उसके साइन है, उसमें लिखा हुआ है कि पैसे कम होने की वजह से, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स की वजह से उसमें चेक बाउंस हुआ है, तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि हाँ इसी वजह से बाउंस हुआ, किसी और वजह से बाउंस नहीं हुआ। ठीक है, कई बार टेक्निकल रीजन से भी चेक बाउंस होते हैं, वहाँ पर 138 नहीं लगता है। 138 तब लगता है अगर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स हो। ठीक है, आप इसको डिटेल में देख लेना, मेरी पूरी वीडियो है 138 पे, आप चेक कर लेना अगर आपने नहीं देखी हो तो कह रहा है 138 का, तो ये प्रिज्यूम कर लेगा कोर्ट, शेल प्रिज्यूम है, कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि अगर कोई रिसीट आई है बैंक की तरफ से जिसमें लिखा हुआ है कि इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स था सॉरी, तो एक कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगा कि उस रीज़न से ही चेक बाउंस हुआ है। हाँ जी, लास्ट सेक्शन है ये हमारा 147 आज का इस वीडियो का, ऑफेंसेस टू बी कंपाउंडेबल। कह रहे नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एवरी ऑफेंस सॉरी, हाँ जी सॉरी, बीच में थोड़ी इंटरप्शन हो गई थी। सेक्शन 147 ये कह रहा है, सिंपल बोल रहा है कि जो भी ऑफेंसेस होंगे यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में वो कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल मतलब अगर पार्टीज ने आपस में सेटलमेंट कर ली है तो वो जो 138 का मुकदमा दाखिल किया गया था, तो वो जो मुकदमा उसका खारिज हो जाएगा और उनकी जो सेटलमेंट है उसको हम कोर्ट उसको रिकॉर्ड पे ले लेगा, मतलब उनके बीच में अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ऑफेंस उन्होंने कंपाउंडेबल बनाया हुआ है ये। और जो कंपाउंडिंग है ये किस किस स्टेज पे हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कंपाउंडिंग तो होगी, तो ये कंपाउंडिंग कब कब की जा सकती है। देखिए ये ट्रायल कहाँ चलता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास चलेगा। जब उसकी अपील जाएगी कहाँ पर जाएगी, सेशन कोर्ट में जाएगी। ठीक है, तो एक केस है, नोट कर लीजिए, केस का नाम है आर राजू वर्सेस शिवा स्वामी 2011। दोबारा बोल देता हूँ, आर राजू वर्सेस शिवा स्वामी, SIVASWAMY, आर राजू वर्सेस शिवा स्वामी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का है। तो इस केस में क्या हुआ था, इसमें बताया था मतलब किसी भी स्टेज में हम जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है किसी भी स्टेज में हम कंपाउंडिंग कर सकते हैं। कौन सा, पहला देखो इसमें हुआ क्या था कि इसमें ट्रायल कोर्ट में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बाद ट्रायल चला, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो पार्टी थी मान लो ए और बी थी, ए ने बी को चेक दिया था तो ए के अगेंस्ट डिसीजन आ गया ट्रायल कोर्ट का, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का। फिर उसने अपील करी कोर्ट ऑफ सेशन में, उसने भी कंफर्म कर दिया। फिर ए ने रिवीजन फाइल करी कहाँ पर, हाई कोर्ट में, उसने भी कंफर्म कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर वो उसने SLP फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जब ये पेंडिंग थी ये अपील, तो उस दौरान उन्होंने कंपाउंडिंग कर ली, आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, सेटलमेंट कर ली। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चूंकि ऑफेंस कंपाउंडेबल है तो इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसकी ये फाइंडिंग है सेटलमेंट। बट लेकिन इतनी लेट स्टेज पे देखिए ना, कहाँ ट्रायल चला, फिर अपील हुई, फिर रिवीजन हुई, अब जाके SLP सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कंपाउंडेबल जो है ये ऑफेंस है उसको, कंपाउंडिंग को तो अलाउ कर दिया उनके बीच का, लेकिन उसने बोला कि इसमें बहुत उन्होंने पब्लिक टाइम वेस्ट करा। ठीक है, अगर कंपाउंडिंग होनी थी तो पहले भी कर सकते थे। ठीक है, किसी भी स्टेज पे कर सकते थे, ट्रायल पे कर सकते थे, अपील में कर सकते थे, इवन हाई कोर्ट में रिवीजन भी कर सकते थे। अब चूंकि SLP फाइल चल रही है यहाँ पर जाके क्या, तो उन्होंने बोला पब्लिक टाइम बहुत वेस्टेज किया है, तो उस पर उनको कुछ कॉस्ट लगा दी थी ए के ऊपर, और उनकी जो कंपाउंडिंग थी वो रिकॉर्ड कर ली थी। ठीक है जी, ये हमारे सारे सेक्शंस कवर हो गए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के चैप्टर 17 के। अब हमारे सिर्फ दो ही बचे हैं, सेक्शन 143A एंड 148, जो कि नए ऐड हुए हैं अभी हमारे अमेंडमेंट से। जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें हम वो दोनों टॉपिक भी कवर कर लेंगे, और फिर हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का चैप्टर 17 कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।